नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे आईएनआर टेस्ट के बारे में कि आईएनआर टेस्ट क्या होता है, किन किन मरीजों में इसको करने की ज़रूरत पड़ती है और किन किन मरीजों को ये रेगुलरली कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए। जो आईएनआर से बनता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ये जो रेशियो है, ये रेशियो दो चीज़ों का होता है। एक में तो इसमें प्रोथर्मिन टाइम ऑफ दी पेशेंट लेते हैं, जो हमारा रेफरेंस में जो पेशेंट है उसका प्रोथर्मिन टाइम लिया जाता है, और दूसरा उस जो प्रोथर्मिन टाइम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जो मीन रेंज होती है प्रोथर्मिन टाइम की, जो कि बहुत सारे मरीजों का जो मीन लिया जाता है उससे, और उसको फिर इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडिकेस जो सेंसिटिविटी जो इंडेक्स है उसके रेफरेंस में रखा जाता है। तो उसके बाद में हमारा आईएनआर लेवल निकलता है। ये जो आईएनआर लेवल है ये 1 के मल्टीपल में निकलता है मेनली, और ये जैसे मान लो किसी मरीज का 2 आता है वैल्यू, इसकी 2.1 आ सकती है, 2.5 आ सकती है, या 3 आ सकती है, 3.5 आ सकती है। और जिन मरीजों में 5 से ऊपर इसकी वैल्यू आती है, इसका मतलब ये है कि जो आईएनआर है ये मोर देन 1 मिनट हो चुका है। और जिन मरीजों में अगर मान लो कई बार मोर देन 1 मिनट के अलावा मोर देन 5 मिनट भी कई बार आता है, उसका मतलब ये है कि खून का जो इनका काफ़ी ज़्यादा पतला है। तो ये हमारा जो नॉर्मल इंसान के मुकाबले खून कितना पतला है उस चीज़ को बताता है। सपोज करो किसी मरीज़ का जो अगर मान लो हम लोग आम इंसान है और हम लोग कोई भी ब्लड थिनिंग टैबलेट अगर नहीं ले रहे हैं जिसमें कि वॉरफेरिन और एसिट्रोम है, वो हम लोग कोई भी नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो आईएनआर की वैल्यू है 1 से लेके 1.3 तक आना चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर वो जो वैल्यू है हमारी किसी भी कारण से हाई आ रही है, तो इसका मतलब या तो आपको कोई लिवर में क्लोटिंग फैक्टर्स में कोई जनरेशन में कोई दिक्कत है, या फिर कुछ आप ब्लड थिनिंग टैबलेट आप ले रहे हो, उस कारण से आपका जो आईएनआर है वो बढ़ा हुआ है। नॉर्मली 2 तरह की टैबलेट नॉर्मली ब्लड को थिनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें कि एक तो वॉरफेरिन होती है और एक एसिट्रोम होती है। उन दोनों में से कोई भी ब्लड थिनिंग टैबलेट चल रही होती है। ये किन किन मरीजों में जो ब्लड थिनिंग टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली जो मरीज जिनके अंदर की कार्डिक अरिथमियाज होते हैं, किसी भी तरह से अगर हृदय की जो गति है एनीमिया होती है, तो उस केसेस में वॉरफेरिन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मरीज जो मैकेनिकल वाल्व जिनके अंदर लगे होते हैं, मैकेनिकल वाल्व से इनके वाल्व हार्ट के अंदर लगे होते हैं और वाल्व चेंज हुआ है, उस केसेस में भी नियमित रूप से इनको वॉरफेरिन या एसिट्रोम लेनी पड़ती है और ब्लड को थिन रखना पड़ता है। उसके अलावा इस दवाई का उपयोग जो है प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक के लिए भी किया जाता है। जैसे कि जिन मरीजों को पहले स्ट्रोक की हो चुके हैं किसी कारण से, उसमें कि मान लो अरिथमिया की वजह से या कोई किसी भी हार्ट किसी चैम्बर में अगर मान लो क्लॉट है वो डिस्लोज होकर ब्रेन में चला गया उसकी वजह से, तो उन मरीजों में भी वॉरफेरिन का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जिन मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उन मरीजों में भी ब्लड को थिन रखने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीजों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक जो बीमारी होती है, जिसके अंदर की जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर फेफड़ों की जो नसें होती हैं उनके अंदर थक्के बन जाते हैं, उनमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो एक्यूट एमआई वाले जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर रिसेंटली अभी हार्ट अटैक आया है, उसमें भी हमको सिस्टेमिक एम्बोलिज्म, मतलब कि और कहीं पे एम्बोलिज्म ना चलाया जाए और कहीं पे खून का थक्का ना चलाया जाए, उसको बचाने के लिए भी वॉरफेरिन का उपयोग किया जाता है। उसमें भी वॉरफेरिन चल रही होती है। उसके अलावा हम लोग जबकि कई बार कुछ मरीजों में वो बाईपास ऑपरेशन करते हैं और हम लोग एक प्लाक कोलेस्ट्रॉल को प्लाक कई बार निकाला जाता है, उस केस में भी जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल प्लाक निकाला जाता है उसको एनाटॉमी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लाक के निकालने का जो प्रोसीजर है उसको एनाटॉमी बोला जाता है। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग उसमें भी वॉरफेरिन को दिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ कई बार जो हृदय के अंदर जो है किसी भी चैम्बर में अगर मान लो ब्लड क्लॉट अगर बन गए हैं, हमने बाईपास के साथ में वो ब्लड क्लॉट को भी निकाला है, उस केसेस में भी वॉरफेरिन को इंडिकेट किया जाता है, जिससे कि बार बार वो ब्लड का जो थक्का है वो ना बने। ये जो आईएनआर है, आईएनआर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो आईएनआर की वैल्यू आपकी 2 आती है, इसका मतलब ये है कि आपका खून जो है दुगना पतला है। अगर 3.5 आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो खून है 3.5 गुना पतला है। अगर 4 आती है इसका मतलब है कि आपका खून जो है 4 गुना पतला है। तो इस तरह से आईएनआर की वैल्यू आती है। जब भी कोई टेस्ट मरीज को लिखा जाता है तो उसमें 2 वैल्यू मिलती हैं। एक तो उसको प्रोथर्मिन टाइम लिखा रहता है उसमें मरीज का, और एक आईएनआर वैल्यू लिखी रहती है। तो इन दो चीज़ों से हम लोग पता लगाते हैं कि उसका प्रोथर्मिन टाइम कितना है और आईएनआर कितना है, और कितनी ये जो आईएनआर है इसको एक नॉर्मल थेरापेटिक रेंज में हमको रखने की जरूरत पड़ती है। तो जो भी प्रोसीजर हम करते हैं उसमें हर किसी के लिए अलग अलग किस रेंज में रहना चाहिए आईएनआर, वो डिसाइडेड ऑलरेडी है। जिन मरीजों में मैकेनिकल वाल्व हम लोग चेंज करते हैं, अगर वो मैकेनिकल वाल्व आउटटेक या माइट्रल पोजीशन में हम लगाते हैं, उस केस में आईएनआर जो है 2.5 से लेकर 3.5 के आसपास रखा जाता है। जिन मरीजों में अगर मान लो किसी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए या स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए अगर वो वॉरफेरिन या एसिट्रोम ले रहे हैं, तो उस केसेस में आईएनआर की वैल्यू 2 के आसपास रखी जाती है।
उसके अलावा अगर मान लो कोई मरीज जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से वारफेरिन ले रहे हैं या फिर एक्यूट एमआई के बाद में कोई पल्मोनरी सिस्टमिक एम्बोलिज्म को बचाने के लिए अगर वो वारफेरिन ले रहे हैं, उस केस में भी 2 से 2.5 के बीच में आईएनआर की वैल्यू रखी जाती है। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में आईएनआर की जांच के बारे में बताया है, ये और इसको कब कब इंडिकेटेड होती है इसके बारे में बताया है, और कब इसको करना चाहिए और कितने इंटरवल के बाद में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। सो आगे कोई भी स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी आप मेरे से जानकारी चाहते हैं या तो पर्सनली आप आके मेरे साथ मिल सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हैं। सो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ें और ऐसी अच्छी जानकारियाँ मेरे से लेते रहें। थैंक यू।